जो लोग मैं देख रहा था यहाँ से, मैं मास्टर आदमी हूँ, तो मैं हर चेहरे को पीछे तक देख रहा था, कैसे बैठे हुए हैं या जिज्ञासा है। ये कुछ ध्यान है कि कुछ लोग बैठे रहते हैं, कभी टेलीफोन पर, कभी कुछ पता चल जाता है। ये पता चल जाता है कौन मन से बैठा हुआ है, दिल से बैठा हुआ है, और कौन केवल दिमाग से बैठा हुआ है। और मुझे इस समय दिल और दिमाग दोनों तरीके से लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए यहाँ से मुझे लगता है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने जिन विनोदों का उससे पहले, क्योंकि 2-2.5 घंटे तक लगातार यहाँ पर जिन लोगों का मार्गदर्शन मिला होगा, तो उन्होंने बहुत सारे विनोदों को कहा होगा। ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, इसमें इंजीनियर हैं, इसमें डॉक्टर हैं, इसमें प्रोफेसर हैं, इसमें सीए होंगे, इसमें बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, अधिवक्ता हैं, वक्ता हैं, अधिवक्ता वक्ता सभी है, और एनजीओ वाले हैं। जनप्रतिनिधि में देख रहा था इधर से इधर तक कि यहाँ पर हमारे पूर्व एमएलसी मेरे पुराने मित्र भी आज यहाँ पर है, और इधर से देखेंगे तो आज के हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे हैं, उनके सानिध्य में ये प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जी सहित जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिले के भी प्रथम नागरिक, नगर के भी प्रथम नागरिक, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व वर्तमान सब इकट्ठा है आज इस समय, और मेरी बड़ी संख्या में मातृ शक्ति। अब हम लोग इस समय संकल्प लेने के लिए यहाँ एकत्रित हो रहे थे। मुझे लगता है आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, आपको मैं थोड़ी बताऊंगा कुछ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, स्मरण भी दिलाना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया का नजर हिंदुस्तान पर है, तो फिर हमारी नजर इस चंदोसी पर एक टक होकर के क्यों नहीं हो सकती, ताकि हिंदुस्तान में हम नंबर भी बना सकते हैं, अपने चंदोसी को बना सकते हैं ना। चंदोसी का नाम तो देश में आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, कैसे? हाँ, बहुत बड़ा मुश्किल नहीं, बड़ी जंग नहीं लड़नी है, तोपें नहीं चलानी है, बस इस 1 महीने में रातों दिन खा करके चंदोसी का एक वोटर बाहर निकाल करके हिंदुस्तान के इतिहास में इतना कर देना है कि जब वो खुले बक्स से तो कमल 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 के बोला, कुछ दिखे लोग पागल हो जाए या क्या हो रहा है? इतना तो हो सकता है ना, हो सकता है। और जो चुप बैठे हुए इनको भरोसा नहीं है, हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है क्या? कुछ लोगों ने इतना किया, आधा हो सकता है, पूरा करो ना, आधा क्यों करेंगे? जब करना ही है तो पूरा कर डालो, कर देंगे। मुझे लगता है इधर थोड़ा सा पीछे देखिए अपने को, ये हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा है। एक तो देश प्रसूतस्य सदा सागर जन्मिना स्वं चरित्रम चेचरम प्रत्याम सर्वमानवा। पूरी दुनिया के लोग हमारे देश से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय देश में थे, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, आचार, विचार, प्रकृति, संस्कृति, कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में मेरा देश आगे नहीं था? आपको मालूम है कि उस समय अमेरिका से तमाम दुनिया के वो देश जो आपने को बड़े प्रगतिशील मानते हैं, आज पूछिए ना, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध लोग हैं, आपने पूछा कभी अमेरिका, जर्मनी, चीन, जापान, ये तो बताओ कि जब हिंदुस्तान में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब
तो कहेंगे नहीं था। तो इसका मतलब हिंदुस्तान ही आपको सिखाता था, आपकी जड़ों को मजबूत करता था, दुनिया में एक नया आयाम स्थापित करता था। और क्यों न करे हिंदुस्तान, जो हमारा विचार है ये दुनिया के लोग तो उसको छू भी नहीं सकते। हमारा विचार हमेशा हिंदुस्तान था, इसीलिए तो विश्व गुरु रहे। विश्व गुरु इसीलिए हम हट करके हैं, इस दुनिया की भीड़ से हट करके हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। अयम निजा परवर्ती घटना लुचे किसान उदाहरण जैसा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये जो पूरी वसुधा है ये मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। जैसे आज मोदी जी ने कहा 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। लालू ने कहा खराब इंटरव्यू का कि क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं है तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ गई। अरे उनका परिवार तुम्हारे तो अपने बच्चों का परिवार है। ऐसा प्रधानमंत्री तो देश को पहली बार मिला जो 140 करोड़ लोगों का परिवार वो सुबह उठता है, उसके हर एक श्वास 140 करोड़ लोगों के लिए होती है साहब। और इसलिए मोदी जी ने उस भारत को जो वैभव वाला भारत था, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो भारत जो विश्व में विख्यात था, वो भारत जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया की कामना की है कि जब तक धरती पर कोई एक इंसान भी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता। पहले दुनिया के लोगों के दुख को दूर करूंगा तब मैं श्वास की चैन से नींद लूंगा, तब मैं श्वास लूंगा चैन की नींद लूंगा। ऐसा संकल्प किसी का हो सकता है क्या? ये दुनिया के लोग तो मार्केट मानते हैं, सारे संसार तो मार्केट बता, उनके लिए हर व्यक्ति एक मार्केट है। आपकी जेब में पैसा है, मार्केट माने जिसकी जेब में पैसा होगा वो सब कुछ वो राजा होगा, और जिसकी जेब में पैसा नहीं होगा वो चौरे पर खड़ा होगा। हमने इस मार्केट नहीं माना है, हमने पूरे समाज को अपना परिवार माना है, विश्व को परिवार माना है। परिवार में बस अंतर इतना ही है, वो विश्व को बाजार मानते और हम परिवार मानते। बाजार में व्यवसाय होता है, परिवार में प्यार होता है। यदि परिवार का एक व्यक्ति भी कभी दुखी होता है तो पूरा परिवार उस दुख को बांटता है। ये हमारी संस्कृति रही है। हम सुख को भी बांटते हैं और हम दुख को भी बांटते हैं। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से हमेशा घटता है। और इसीलिए इस विचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चौतरफा विकास कर रहे हैं, चौतरफा। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा सीधा पर पहुंचा है। आप चौड़ी छाती करके बोलते हैं मेरा हिंदुस्तान पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका मान सम्मान बढ़ रहा है। मैं छोटी सी घटना बताऊं, मैं दुबई में 2-3 साल पहले किसी कार्यक्रम में गया था, तो वहां के लोगों ने एक औद्योगिक घरानों पे एक मीटिंग रखी थी। उन्होंने हिंदुस्तान के औद्योगिक घराने, तो मुझे लगा वो 10-20 होंगे, पता चला हम 500 लोग हैं। तो मुझे लगा कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं या और लोग जगह के लोग, मतलब नहीं हिंदुस्तान के। और प्रथम 10 में बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम आता है जो हिंदुस्तान के। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा हिंदुस्तान से हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन इससे पहले जब कोई हमको हिंदुस्तानी बोलता था तो हम शर्म से सिर नीचा हो जाता था। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से डंके की चोट पे कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। इतना अंतर आया है, इतना अंतर आया दुनिया में। यह अमेरिका का राष्ट्रपति आपने देखा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ चल रहे 10 कदम आगे रहता था और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 10 कदम पीछे रखते थे। हमको यह औकात बताई जाती थी कि तुम हमारे साथ चलने लायक नहीं हो। यही वो अमेरिका था जिसने नरेंद्र मोदी जी का वीजा कैंसिल किया था और कहा था मुझे इसको हम अमेरिका में दूसरे ले लेंगे। और नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा था जब तक ये अमेरिका सम्मान से निमंत्रित नहीं करेगा मैं अमेरिका के धरती पर पांव भी नहीं रखूंगा। और वो दिन का आज
कितना बड़ा अंतर आया है। जो अपाहिज हिंदुस्तान के रूप में, भ्रष्टाचारी बेईमान हिंदुस्तान के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित हो रहा था, 2014 के बाद आज वो हिंदुस्तान कोई उसे उंगली नहीं उठा सकता। ये लोग जो एक नए घोटाले होता था, ये पाताल में भी घोटाले, नव जल और थल सब जगह घोटाले होते थे। 10 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार पर क्या कोई उंगली उठा सकता है? हाँ ना बोले ना, उंगली उठा सकता है? नहीं उठा सकता। और ताकत इतनी बड़ी कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी जब हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर जाता है तो 10 कदम आगे आकर के स्वागत करता है और कदम से कदम मिला करके हिंदुस्तान के साथ चलता है नहीं चलता है? नहीं देखा आपने? चलता है नहीं चलता? आज हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ के चलता है। आंखों में आंख डाल करके हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं। इससे पहले के तो प्रधानमंत्री थे, एक कोने में बैठे रहते थे, एक कोने में बैठे रहते थे, उनके बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं था। आज हिंदुस्तान को कोई किनारे नहीं कर सका, मध्यस्थता करता है। आज पूरी दुनिया, ये जितने भी दुनिया के लोग आपस में कर मर मिट रहे हैं, अक्सर की आशा का केंद्र हिंदुस्तान है कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं हस्तक्षेप करेंगे तो तब कोई बात बनेगी, अन्यथा पूरा विश्व एक चौराहे पर खड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि देखिए ये चुनाव बिल्कुल पास है। हमारे यहाँ के हमको कैसे सुखद अवसर मिला है कि हमको परमेश्वर के लिए काम करना पड़ रहा है। कितने बड़े सौभाग्य की बात। और अभी जब वो बोल रहे थे तो ये जो छोटा बच्चा होता है ना, अपने अकल से मन से सब बातें बोल देता है, ऐसा खाया नहीं था। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये 3-4 लोग तो ताली नहीं बजा रहे थे, उनको नहीं लगा क्या दोबारा बुलवाना पड़ेगा? अभी भी एक भाई साहब ने ताली नहीं बजाई तो नहीं बजाई। किसी भी क्षेत्र को अपना ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए जो वक्त में वक्त पर उसके साथ काम की तरफ खड़ा हो सके, जो उसकी बात को सुने, जो उसके समाधान के लिए आगे आए और जो अपनी बात को भारत की संसद में भी रख सके, तो प्रदेश सरकार में भी रख सके और हर समस्या के समाधान के लिए जितनी ताकत उसकी होती उसको पूरा झोंक सके। और इस मामले में जब पार्टी ने एक बार 2 बार इनको परखा, तभी तो तीसरी बार का टिकट दिया या नहीं दिया। और इसलिए हमें निवेदन करने के लिए आई। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं नाम लूंगा तो एक तरफ से एक तरफ तक वरिष्ठतम लोग बैठे जिन जो अपने आप में पूरी संस्थाएं नहीं, पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया है। मैं जब आ रहा था तो अपने जिलाध्यक्ष जी से पूछ रहा था, तो ये चंदोसी का तो ये चंदोसी विधानसभा में क्या प्रतिशत रहता है? भाई साहब सारा वोट बीजेपी का है। तो पड़ता के बस यही थोड़ा सा गड़बड़ है जो उन्होंने निवेदन कर दिया। अब सारा वोट बीजेपी का हो और वो बक्से में पड़ेंगे तो क्या कर रहे हैं वोटों का? मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये सीट तो जीती नहीं है। और संभल लोकसभा में 1 मिनट 1.5 मिनट 2 महीने के बाद आपकी जो प्रत्याशी सांसद बोल रहे हैं अपना लोकप्रिय सांसद बोलना शुरू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कितना समय रहेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जो मैंने अभी कहा कि क्या इतिहास बना सकते हैं, जब सारा वोट सबका मानस भारतीय जनता पार्टी है, और क्यों ना हो, जो जो नहीं है उनको वो कौन सा कारण है? क्यों सपा में है, बसपा में है, कांग्रेस में? आखिर क्यों है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शैक्षणिक क्षेत्र से मेडिकल क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र से लेकर के
और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की भी तो चिंता की है। जितना गरीब कल्याण का काम यहाँ पर हुआ है, मेरी माँ बहनों का सम्मान का काम, चाहे वो नारी शक्ति बंधन अभिनंदन अधिनियम हो, और चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, एक नहीं दसियों अभियान हुए, चाहे नव युवकों का अभियान हो, चाहे वो गरीब का हो। अब इससे बड़ा रामराज्य क्या होगा मैं बताइए, कि जिसके पास छपने अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे, जहां हम गए तो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास मकान नहीं था, ऐसे दिखा रहे थे कि ऐसे जो है उसका होता था घास फूस का, जब बारिश होती थी तो हम लोग समिट जाते थे और भगवान को याद करते रहते थे, जगह जगह से पानी टपकता रहता था। हमारे भगवान के रूप में तो आए हैं, तो मोदी जी हैं जिन्होंने हमको मकान दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। उन्होंने कहा मकान ही नहीं दिया, इसलिए हमको शौचालय भी दिया, शौचालय नहीं दिया, फिर विद्युत कनेक्शन भी दिया, यही नहीं दिया, हमको पानी भी दिया, और पानी नहीं दिया कोरोना काल से लेकर अब तक हमको फ्री राशन भी दे रहे हैं। राशन ही नहीं दिया, उस राशन को बढ़ाने के लिए जी गैस कनेक्शन भी दिया, खाना भी बनाओ फ्री, और जो बनाने वाले वो भी दो फ्री, और यदि आप खा पी रहे हैं और उसके बाद तबियत खराब हो गई तो तबियत खराब भी नहीं होने देंगे। आयुष्मान भारत में उसके लिए भी पैसा रखा हुआ है अस्पताल में। इससे बड़ा रामराज्य क्या हो सकता है? क्या किसान सम्मान निधि, इस जिले में भी मैं चर्चा कर रहा था, लाखों किसानों के खातों में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए आदि इसी जिले में गया है, किसानों का सम्मान हो रहा है। अनुसूचित जाति के मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बालिकाओं की पढ़ाई लिखा के लिए आगे बढ़ रहा है। जब अभी हम आ रहे थे, अभी बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बगल में, यहाँ से आधा घंटा लगता होगा, आधा घंटा 20 मिनट में आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। अभी तक कहाँ जाते थे आप? मुरादाबाद जाते थे, हाँ, लेकिन दिल्ली जाते थे, अब आपके घर पर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई गई है। और एनपी मुझे सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में मुझे भारत की शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति देने का सौभाग्य मिला है। एनपी जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत चाहिए। कैसा स्वर्णिम भारत? स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत चाहिए। मैं हमारे संयोजक महोदय कार्यक्रम के उधर पीछे बैठे हुए, मैं आपका आभारी हूँ आपके दोनों लोगों का कि आपने ये कार्यक्रम संयोजित किया है, हमारे प्रबुद्ध लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की। लेकिन मुझे लगता है कि आपको तो भी खुशी होती होगी, मेरा देश बढ़ रहा है, मेरा देश केवल अंग्रेजी नीले अब चल रहा है, मेरा देश दुनिया में बढ़ रहा है, हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है। इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, कोई व्यक्ति अपने सुरक्षित महसूस नहीं करता था। मुझे याद आता है कि कल्याण सिंह जी की उस समय भी मैं उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था, उस समय एक गुंडे बदमाश को चुन चुन के कहा था या कि आप राज्य छोड़ दो या कि आप आसमान में चले जाओ, ऊपर चले जाओ, एक दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोला था या नहीं बोला था? और उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार के जाने के बाद जिस तरीके का तंत्र आया, ये सब बसपा की सरकारों ने जैसा नरक बनाया उत्तर प्रदेश को, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन आज योगी जी के आने के बाद इतने कम समय में देश के अंदर यदि किसी प्रदेश में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश रूप कांपती है, हिम्मत नहीं हो सकती। आज मेरी माँ बहन खुली तरीके से घूम सकते हैं, स्वाभिमान सम्मान के साथ हम जी सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर केवल स्वाभिमान सम्मान के साथ जी नहीं सकते, विकास की गंगा बह रही है, यहाँ सड़कों का जाल बिछ रहा है, मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं,
गरीब के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की पूरी चिंता की जा रही है। जितना लाभ गरीब को इस समय मिला 70 वर्षों में कभी नहीं मिला होगा। ये नया इतिहास रचा जा रहा है और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं। हर क्षेत्र में ये जिन लोगों को लाभ मिला, क्या हम सारे प्रबुद्ध लोग उनको अपील कर सकते हैं कि जिनको राशन भी फ्री मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, आयुष्मान भारत में उनके पिता की, उनकी बेटी की, उनके बेटे की, उनकी माँ की, बहन की, चाचा, ताऊ, ताई, सबके जीवन की रक्षा भी की जा रही है। और वोट तो कांग्रेस को देंगे, वोट तो समाजवादी पार्टी को देंगे, वोट तो ये बसपा को देंगे। आखिर क्यों? इसीलिए तो हम अपील करने के लिए आप आए, क्योंकि आपने आपका आवाज दम है। आप जिस बात को कहते हैं वो लोग सुनते हैं। आपकी एक आवाज जाती है, आप अपील कर सकते हैं। चंद्रजी की लोग बाहर आओ। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका वो वोट भारतीय जनता पार्टी को न मिले। अरे आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। आपके एक वोट ने धारा 373 को हटाया या नहीं हटाया? नहीं। जो लोग ताली नहीं बजा पाए या कि उन्होंने वोट नहीं दिया या उनको पता नहीं कि 370 हट गई, तो उन्होंने कोई काम तो होगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा ऐसे नारे लगाते थे और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कब से नारे लगा रहे थे, आंखों में आंसू आते, खून के आंसू आते थे। आखिर मुखर्जी का बलिदान हुआ। उस लाल वहां पर लाल चौक पर भारत रत्न तिलक जी और उस समय राष्ट्रीय महासचिव के संगठन के आर्य मोदी जी जब जाते हैं, उस समय कांग्रेस की सरकार होती है तो उनको अरेस्ट किया जाता है और कांग्रेस की बोलते हैं 370 नहीं हो सकती, यदि 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा आप बताओ भाई 370 हटी या नहीं हटी? और एक चूहा भी चूही बोलते हैं उसको, मूसा, हमारे जबान में बोलते मूसा, चूहा, मूसा बोलते चूहा। वहां एक चूहा भी नहीं आया। 370 आपकी एक वोट ने 370 कोटा है। मैं जानता हूं, मैं वीरभूमि उत्तराखंड से आता हूं और सकल एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमा पर अपनी कुर्बानी को देता है और दूसरी पंक्ति में उसकी मां बहनें दो विदेशी सीमाओं में सेनानी की तरह खड़ी रहती हैं। जब कश्मीर में कुछ भी होता था, मेरा एक सपूत, मेरी मां का एक बेटा, कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन शहीद नहीं होता था? कौन सा दिन था? हम उस पीड़ा को झेलते थे। मैं तो सौभाग्यशाली हूं, हमारा तो उत्तराखंड तो मतलब हर अवसर एक तरह से एक व्यक्ति सेना में। और तब आप मेरे से सवाल करें कि आपकी परवाह करिए, तो मैं कहूँगा हाँ मेरी परवाह की, मेरी बेटी भी सेना में और मेरी जात है। हम समझ सकते हैं उस पीड़ा को, देश समझ सकता है उस पीड़ा को। आज 370 हटी है, कश्मीर आज नए रास्ते पर चल पड़ा है। वहां के लोग आंखों में आंसू हैं। जिन हाथों में पत्थर रहते थे आज उन हाथों में कलम है और कंप्यूटर है। जिन हाथों में पत्थर से मराते थे उन हाथों में आज कंप्यूटर है। कितना परिवर्तन हो रहा है। आज राम जन्मभूमि पर आगे मंदिर के निर्माण के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी या नहीं दी? और आप क्या नारे लगाते थे? रामलला हम आएंगे। तो आपने मंदिर वहां बनवाया या नहीं बनवाया? बोले जय श्री राम। बोला है कि मंदिर नहीं बनाएंगे। आज केवल मंदिर नहीं बना, राष्ट्र खड़ा हो गया। पूरी दुनिया के देशों ने उस दिन 22 जनवरी को छुट्टी रखी थी। दुनिया के देशों ने लोग पूरी दुनिया देख रही थी, एक
जहाँ लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानी को दिया हो, वो आज हमारे राम जो हमारे जीवन में ठोकर भी लगती है तो हम हरे राम बोलते हैं, हम मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं, जीते जी तो हम नाम से रिश्ता है ही, लेकिन जब मृत्यु पर प्राप्त करते हैं, मृत्यु में जाते हैं, मौत होती है, तब भी क्या बोलते हैं? तब भी राम नाम बोलते हैं। राम से हमारा जन्म से लेकर मरण तक का रिश्ता है, कैसे उस राम का लकब दो? और ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, ये देश को गुमराह करते थे। इन्होंने जिस तरीके से देश को बर्बाद कर चौराहे पर खड़ा किया, अरे इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है। मेरे पुस्तक वहां पाठ्यक्रम में लगी, बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, मैं गया वहां, आज से 5-7 साल पहले की बात हो। मुझे आश्चर्य हुआ, हर 10 कदम पर राम के आदमकद मूर्ति, कभी लक्ष्मण की मूर्ति, कहीं मां सीता की मूर्ति। मैंने जो मेरे साथ बैठी थी, मैंने कहा कि कहाँ आए हम, क्या इंडोनेशिया है? हाँ, इंडोनेशिया उसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। इधर तो जानते हो राम के मंदिर है, राम की मूर्तियां हैं। हाँ, इंडोनेशिया है। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, जिस कार्यक्रम में उसके राष्ट्रपति बैठे थे और मैं बैठा, तो मैंने उनको कहा कि जब मैं आया तो मैंने हर कदम पर राम की मूर्ति को देखा है। यहाँ जिस विश्वविद्यालय में गया, उस विश्वविद्यालय के बाहर ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी थी। मैंने को बताया कि अरे बात 2000 के नोट पर उनका गणेश जी की मूर्ति है, और उनकी जो वायुसेना है वो गरुड़ के नाम पर है। तो मैंने उनसे पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम हो सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति राम हमारे, हम राम को नहीं छोड़ सकते। हम तो सभी हिंदू थे, उन्होंने बोला हम सभी हिंदू थे, और उन्होंने मंदिर दिखाया, 4वीं सदी का मंदिर, क्या विशाल मंदिर था वो, कहां तक मेरा हिंदुस्तान फैला हुआ था। लेकिन हमारे छोटे छोटे कवियों ने ये बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर के ये जो जितना ही कम से कम 13-24 ऐसे देश हैं अगल बगल के, जो आपका भारत था, अखंड हिंदुस्तान था, आज वो फिर छटपटा है। ये मॉरिशस में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है रामायण का। उनके राष्ट्रपति ने जो बोला, यही मॉरिशस के राष्ट्रपति ने बोला, हमारे लोगों में तो हिंदुस्तान का खून बहता है। आज तक किसी ने नहीं बोला। कितना गर्व होता होगा हिंदुस्तान के बच्चे को भी, चाहे किसी पार्टी से क्यों नहीं जुड़ा है, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का पैर चरण स्पर्श कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेश में करता होगा, कितना गौरव महसूस होता होगा। उस समय 140 करोड़ लोगों के पांव स्पर्श होते, आप समझ सकते हैं। अरे हम दिन भर डरते रहते, कोई भी व्यक्ति स्वाभिमान और सम्मान के लिए जीता है। आज स्वाभिमान सम्मान के साथ हम खड़े हो रहे हैं, और इसलिए मैं ये समझता हूँ, देश अंगड़ा ही नहीं ले रहा है, देश चल रहा है, ऐसा बढ़ रहा है। ये आर्थिक व्यवस्था काम चौराहे पर हो गए थे, देश को बेचा जा रहा था, प्रतिदिन हजारों लाखों करोड़ के घोटाले होते थे। आज देश वही देश है, लोग वही है, तंत्र वही है, लेकिन जब मुखिया सशक्त बढ़ता है, परिवार का मुखिया मिशनरी होता है, तो आज 11वीं अर्थव्यवस्था से हम 5वीं पर आ गए हैं, और अगली बार हम तीसरी नंबर पर दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहा है। मुझे याद है, मैं देश को आज संबंध में आए हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन आपने देखा है, जिस तरीके से उत्साह है इस संभल लोकसभा में, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये लोगों में जिद्द भी है, जुनून भी है। इस समय तो लोग ये सोचते हैं कि सर्वाधिक मतों से कैसे वो रिकॉर्ड बना सके, और इसलिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ कि जबकि पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया ये मानती है
कि अगली जो 30वीं बार के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी ही होने जा रहे हैं, वही होंगे, इसमें पूरी दुनिया जानती है, मानती भी है, और देश का बच्चा बच्चा उसके लिए तैयार भी है। ऐसी स्थिति में ये जो लोकसभा संबल में ये जो चंदोसी विधानसभा है, ये चंदोसी विधानसभा पूरे प्रदेश में नंबर 1 कैसे हो सकती है कि ये 99% मतदान करवाए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे हो सकता है। इसलिए ये जो प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसमें सीए हैं, इसमें प्रमुख उद्योगपति हैं, हाँ, इसमें अधिवक्ता हैं, इसमें एनजीओस के लोग हैं, इसमें शिक्षाविद हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने में एक संस्था है। आज वो आपने देखा कि सैकड़ों की भीड़ में यहाँ पर वो उपस्थित, और 6 बजे से लेकर अब रात 10 बज गया और अभी तक लोग हैं। उनकी जिज्ञासा आप समझ सकते हैं, उनके चेहरों के भाव आप जान सकते हैं, कितना जुनून है लोगों में कि नहीं, रात की 10 अभी भी जाने वाले नहीं थे, 10 बजे भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी को भारत का 30वीं बार यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ की जनता देखना चाहती है। उनको बनाने के लिए यहाँ की लोकसभा उनको आप ऐसी भेंट करना चाहती जो ऐतिहासिक हो। और आज मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। यहाँ योगी की सरकार ने जिस तरीके से नए आयाम स्थापित करे हैं उत्तर प्रदेश में, ये जो बेईमानों का राज था उसको खत्म किया, ये जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म कर दिया। अब कानून का राज से लोग कितने खुश हैं, और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से फ्री उसको मकान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसको फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, उसको आयुष्मान भारत के तहत उसके जीवन की रक्षा मिल रही है। राम राज्य है यहाँ पर, और इसीलिए पूरे राज्य में एक नया उल्लास और उत्सव जैसा है। निश्चित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतेंगे। सीए जो है लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो पाएगा? आप देखते रहिए, सब कुछ लागू होगा, कभी भी लागू होगा, उसमें लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। आपने देखा, अभी मैंने धारा 370 के बारे में बोला, और ये भी बोला कि जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी भी 24 विधानसभाओं का कानून बन गया, आप समझ सकते हैं। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो बोलते वो करती है, राष्ट्र के हित में करती है। आज अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है कि अगर इस युग में भगवान राम होते तो उनके घर भी भाजपा ईडी भेज देती, उस पर क्या बयान? यदि वो गड़बड़ करते तो इसलिए डरे हुए हैं, वो ईडी से डरे हुए हैं, वो सीबीआई से डरे हुए हैं। अरे भाई आप सही करो, आपके मंत्री जेलों में हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे, इसीलिए डर है। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, सब इकट्ठा हो रहे, लोगों इकट्ठा हो जाओ। ये मोदी हमको कभी भी अंदर कर देगा, इसलिए कर देगा जिन्होंने देश को लूटा, उनका जो स्थान है वो जेल ही तो है, बाहर नहीं हो सकता। और इसलिए उनको ईडी से या सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है, बताए ना। वो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं गठबंधन से, क्या कहेंगे? वो और भी कुछ बोल सकते हैं, वो तो ये भी बोल सकते हैं हम तो सब एक तरफा हैं, वो एक तरफा ही होने वाला है। और इसलिए ये जितने भी गठबंधन कर रहे हैं, मैंने बताया ना, ये सब इकट्ठा डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, मोदी को रोको। लेकिन इस आंधी में तो वही उठ जाएंगे, मोदी रुकने वाला नहीं है। एक सवाल है, जिस जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इंदर लोग में जो नमाज पढ़ लेते हैं मुस्लिम समाज के सड़कों पर लोग, उन्हें जो अपने दौरान लात मारी गई है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये चाहे मुस्लिम समाज है चाहे हिंदू समाज है, ये उन्होंने कह दिया मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, एक किसान, एक मजदूर, एक महिला और एक युवा। इसके अलावा उनके लिए कोई जाति नहीं है। 140 करोड़ लोगों का उनका अपना परिवार है, उसमें कई जाति होंगी, पंथ होंगे, कई धर्मों के लोग होंगे। हमारे यहाँ तो अनेकता में एकता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा आज मुस्लिम समाज को भी मोदी जी पर गर्व महसूस होता है। 3 तलाक का जो कानून लाए, आज मुस्लिम महिलाएं जो मेरी माँ और बहनें हैं वो कितना महसूस कर रही हैं।
जो मुस्लिम समाज के नौजवान हैं आज उनको निशुल्क शिक्षा दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर आप देखो तो सही, मोदी जी के आने के बाद कितना चेंज हो गया। और इस समय पहली बार मुस्लिम का अधिकांश मत भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। ये जो उनकी वोटों पर डकैती मारते थे, डरते थे, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ऐसा बोलो, तो अब लोगों को समझ में आ गया। 60-70 साल तक ऐसे ही डराया है इन्होंने, इनको पढ़ने नहीं दिया, इनको 4 दीवारी के अंदर रखा, फिर फतवा जारी करते रहे। आज पहली बार महसूस हुआ कि नहीं, 4 दीवारी से बाहर आकर मेरा नौजवान आगे बढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, स्वाभिमान के साथ आगे चल रहा है। वो चाहे हमारी मुस्लिम बहनें हैं, चाहे मेरे मुस्लिम नौजवान हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, पूरा देश तेजी से बढ़ रहा है। ये जो लोगों को तोड़ने की बात करते थे, समाज को तोड़ने वाले लोग अब स्वयं ही टूट जाएंगे, समाज को तोड़ नहीं सकेंगे।